हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है आशीष शॉर्ट्स। दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों अगर आप नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको जो क्लास 12 की हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, इससे रिलेटेड आपको सारा मटेरियल मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, ग्रुप का नाम है आशीष शॉर्ट्स। तो चलिए दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है जनसंख्या जनसंख्या संगठन। चैप्टर 3 है दोस्तों, क्लास 12 का। क्लास 12 है दोस्तों ये। ठीक है दोस्तों, आपको जैसे कि पता है क्लास 12 का ज्योग्राफी है और ये चैप्टर 3 है। इससे पहले अगर आपने 2 चैप्टर नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाके देख सकते हैं दोस्तों। मैं 1-2 दिन में प्लेलिस्ट बना दूंगा जिससे आपको खोजने में सहूलियत होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हम लोग का टॉपिक है दोस्तों इस चैप्टर में, वो चैप्टर टॉपिक का नाम है वृद्धि होती जनसंख्या। वृद्ध होती जनसंख्या। अभी वृद्ध क्या होता है दोस्तों? वृद्ध मतलब होता है बुजुर्ग। ठीक है दोस्तों, बूढ़े लोग जो होते हैं उनको वृद्ध बोला जाता है। तो क्या है इसका मतलब? तो देखिए दोस्तों, जनसंख्या का वृद्ध होना एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे बुजुर्ग जनसंख्या का हिस्सा अनुपात की दृष्टि से बड़ा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, विश्व के अधिकांश देशों में उच्च जीवन प्रत्याशा एवं निम्न जन्म दर के कारण उच्च आयु वर्ग की जनसंख्या बड़ी है। यानी क्या होता है दोस्तों, इसको बोला गया है कि जो जनसंख्या है हम लोग का, बूढ़े लोग की जो जनसंख्या है उसका एक बहुत बड़ा अनुपात जो है दोस्तों पूरे देश में, पूरे संसार में है दोस्तों। और उसका भी एक बहुत बड़ा महत्व रहता है दोस्तों। इसके बारे में हम लोग को सारा बताया गया है। ठीक है, ये जो आयु जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों कि जन्मदिन के कारण उच्च आयु वर्गों में जनसंख्या बढ़ी है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का फर्स्ट टॉपिक बस इतना ही था कि वृद्धि होती जनसंख्या क्या है। इसमें हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक अब पढ़ने वाले हैं उस नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम लोग जानते हैं दोस्तों। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का है दोस्तों उसका नाम है लिंग अनुपात। सबको पता है दोस्तों लिंग अनुपात क्या है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर अच्छा से थोड़ा लिखने का प्रयास किया है, आपको बताने का प्रयास किया है कि लिंग अनुपात क्या है। लिंग अनुपात से तात्पर्य किसी देश में पुरुष व महिला की संख्या है पुरुष और महिला की संख्या से है। यानी लिंग अनुपात किसके किसके बीच होता है दोस्तों? पुरुष और महिलाओं के बीच का होता है। यह एक लिंग अनुपात के रूप में निकाला जाता है जो पुरुष और महिलाओं की संख्या के बीच का होता है। यह एक क्या है दोस्तों? एक लिंग अनुपात जो होता है जो महिलाओं की संख्या तथा पुरुषों की संख्या के बीच में निकाला जाता है। अब जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों उसको हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसकी गणना सूत्र द्वारा की जाती है। ये जो लिंग अनुपात है दोस्तों वो सूत्र द्वारा की जाती है। और हम लोग को दोस्तों कुछ चीज़ है जो हम लोग को जानना जरूरी है। कोई भी जो आधार बनाया गया दोस्तों, फॉर्मूला का जो मेन मतलब जो फॉर्मूला है उसमें मतलब क्या बात को याद बेस बना के बनाया गया है, आधार बना के रखा गया है। तो 1000 पुरुष को आधार बना के रखा गया है। ठीक है दोस्तों, और अभी हम लोग 1000 में से 990 अगर किसी देश का 1000 पुरुष में 990 अगर महिला मिलती है तो ये एक फॉर्मूला है दोस्तों। ये एक माना गया कि अगर 1000 पुरुष को खड़ा करते हैं तो उसमें से 990 कम से कम महिलाएं होनी चाहिए। हर 1000 पुरुष में महिलाएं 990 होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और सबसे ज़्यादा जो दोस्तों ये अनुपात है वो अनुपात क्या है? लतविया में है दोस्तों। ठीक है, लतविया में सबसे अधिक है और 11,087 यानी 1187 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष में है। यानी 1000 पुरुष में यहाँ पर महिला की संख्या ज़्यादा है। और सबसे कम जो है वो दोस्तों वो कहाँ है? संयुक्त अरब में, जिस जगह का नाम हुआ है अमीरात। वहाँ पर 1000 पुरुष में मात्र 468 को है। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों। सबसे कम किस देश में, सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, और फॉर्मूला कितना पे रखा गया है? 1000 पे 990, 1000 पुरुष पे 990 महिलाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर बोला गया है दुनिया के 72 देशों में लिंग अनुपात प्रतिकूल है।
क्योंकि वहाँ पर, और ये क्यों हो पा रहा है दोस्तों, मतलब ये जो लिंग अनुपात बार बार, मतलब लिंग अनुपात क्यों इतना, जो लेडीज का संख्या, महिलाओं की संख्या है दिन ब दिन घटती क्यों जा रही है, क्योंकि वहाँ कन्या भ्रूण हत्या के साथ साथ महिलाओं की निम्न आर्थिक स्थिति का कारण भेदभाव है। ठीक है, पहला तो दोस्तों कि क्या होता है, कन्या भ्रूण हत्या होता है दोस्तों, अगर पेट में पहले ही पता चल जाता है कि बेटी है तो उसको वहीं पर मार दिया जाता है पेट में ही, उसी को कन्या भ्रूण हत्या बोला जाता है दोस्तों। और बहुत लोगों का क्या होता है कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती है, जिसके कारण वो लोग ज़्यादा बच्चे या फिर लेडीज बच्चे को चाहते नहीं है। देखिए वही लिखा हुआ है कि साथ साथ महिलाओं का निम्न आर्थिक स्थिति जो होती है वो ठीक नहीं होती, भेदभाव होता है। ठीक है, दूसरा और भी हम लोग जानते हैं दोस्तों कि जैसे ही हम लोग के समाज में देखते होंगे कि बॉयज को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, ज़्यादा उसको मतलब मान सम्मान दिया जाता है, वहीं लड़की को बहुत कम दिया जाता है, बहुत मतलब उसके साथ भी भेदभाव होता है। ठीक है दोस्तों, आपको पता ही होगा कि रात 8 बजे के बाद निकलना लड़कों के लिए कुछ नहीं, मतलब उतना ठीक है, कॉमन माना जाता है, लेकिन लड़कियों को 8 बजे तक बाद बाहर बहुत घर में रोका टोका जाता है। तो ये सब भेदभाव होता है दोस्तों। बच्चा बॉय को अच्छे स्कूल में दिया जाता है, लड़की को कोई कम मतलब उतना अच्छा स्कूल नहीं होता उसमें दिया जाता है। तो इस तरह से भेदभाव होता है दोस्तों शुरू से। ठीक है, दूसरा जो हम लोग का पॉइंट है दोस्तों वो है सामान्य तौर पर चीन, भारत जैसे एशियाई देशों में लिंग अनुपात कम है। यानी हम लोग का देश में, भारत में या हमारे पड़ोसी देश राज्य में अनुपात कम है दोस्तों। ठीक है, जबकि यूरोपियन देशों में महिला अनुपात अधिक है। यानी वहाँ पर महिला अनुपात, जो लिंग अनुपात है वो अधिक है। अधिक मतलब महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, मतलब हम लोग से ज़्यादा है। लेकिन चाइना एशिया में, मतलब एशिया की ओर जैसे चाइना और भारत में कम है। ठीक है, फिर बोला गया है दोस्तों विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों में 990 स्त्रियां हैं। और विश्व का जो है दोस्तों पूरा वर्ल्ड का, उसमें अगर मान दिया जाए ऑन एन एवरेज में बात किया गया है कि 1000 पे कितनी है दोस्तों, 990 है। तो ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड माना गया है। और जो पहले मैंने डाटा दिया था दोस्तों वो वर्ल्ड का ही था, क्योंकि पूरा दुनिया में 1000 पुरुष को लिया गया तो 990 उसका मतलब एवरेज है। ठीक है दोस्तों, तो 990 से कम आता है भारत और चाइना। ठीक है, उसमें बहुत कम है हम लोग दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कि लिंग अनुपात स्त्रियों के प्रतिकूल होने के प्रमुख कारण क्या क्या है। यानी स्त्रियों का जो कम होता है, मतलब स्त्री की जो संख्या वो कम होती जा रही है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है। तो इसका सबसे बड़ा जो मेन कारण है दोस्तों वो 3 मेन कारण है। सबसे पहला जो कारण है वो देख सकते हैं आप, स्त्री भ्रूण हत्या है दोस्तों। ठीक है, क्या है दोस्तों, स्त्री भ्रूण हत्या। स्त्री भ्रूण हत्या जो होता है दोस्तों, आपको मैंने इससे पहले बताया क्या होता है, पेट में ही बच्चा को मार दिया जाता है। ठीक है, स्त्री भ्रूण हत्या, स्त्री के प्रति घरेलू हिंसा। अभी मैंने थोड़ा देर पहले एग्जाम्पल बताया दोस्तों कि स्त्री के प्रति घरेलू हिंसा होता है, ये तो बच्ची पे हुआ, शादी के बाद डोमेस्टिक वायलेंस, आग लगा देना दहेज के नाम पे, तो बहुत सारा होता है दोस्तों, मारपीट। तो ये भी एक बहुत ही मतलब रीजन बनता है स्त्री के, महिलाओं के कम होने का। ठीक है, और तीसरा जो है दोस्तों स्त्री के सामाजिक आर्थिक स्तर पर निम्न होना। ठीक है, और तीसरा जो है दोस्तों सबसे बड़ा जो रीजन है तीसरा वो है स्त्रियों का सामाजिक, एक मिनट दोस्तों, हाँ, तो स्त्रियों का सामाजिक आर्थिक स्तर पर निम्न होना। निम्न होना मतलब सामाजिक स्तर, मतलब जैसे सोशल प्लेटफॉर्म में लेडीज को कम जोड़ना। अगर वो बाहर जाएंगी, लोगों को जानेंगे, जुड़ेंगे, तब क्या होगा कि थोड़ा महिलाओं को भी मतलब जागरूक आएगी, तब लोग जान पाएंगे कि महिलाओं का भी मान सम्मान एक समान है इस देश में, जो कि इंडिया चाइना में बहुत कम है दोस्तों। इसीलिए हम लोग के यहाँ लिंग अनुपात ज़्यादा है। वही यूरोपियन में लोग महिलाएं अपने आप को इंडिपेंडेंट मानती है, स्वतंत्र होती हैं, वो जहाँ मन तहाँ जा सकती हैं, जो चाहे वो कर सकती हैं। तो वो सब उन लोग इंडिपेंडेंट है, इसीलिए वहाँ जो लिंग अनुपात है, जो रेशियो है, बहुत ही अच्छा है इंडिया और चाइना के मामले। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं कि प्रतिकूल लिंग अनुपात क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों जिन देशों में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कम होती है। ठीक है,
वहाँ स्त्रियों के लिए निश्चित रूप से प्रतिकूल प्रतिकूल परिस्थितियां होती है। स्त्री भ्रूण हत्या, स्त्री शिशु हत्या, स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा कारण ऐसा होता है। विश्व में 72 देश में ऐसी श्रेणी में आते हैं। अब प्रतिकूल लिंग अनुपात क्या होता है दोस्तों? क्या बोलते हैं, पुरुषों के मामले में स्त्रियों का क्या होता है, कम होना। और ऐसे बहुत सारे देश है दोस्तों, क्योंकि मैंने बहुत सारे देश है, कितने देश है, 72 देश है दोस्तों, ठीक है। और मैंने बता दिया कि ऐसे कम होने के पीछे बड़ा बड़ा कारण क्या है, कन्या स्त्री भ्रूण हत्या होता है, घरेलू हिंसा होता है, और भी बहुत सारे हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों वो है अनुकूल लिंग अनुपात। अनुकूल मतलब क्या होता है, मतलब क्या होना चाहिए, किस हिसाब से लिंग का अनुपात होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये अनुकूल लिंग अनुपात क्या है। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जिन देशों में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या अधिक होती है वहाँ स्त्रियां निश्चित रूप से अनुकूल स्थिति में है। स्त्री शिक्षा, रोजगार तथा इसके जीवन विकास के अनुकूल दशाएं तथा सरकारी नीतियां स्त्रियों के लिए अनुकूल स्थिति पैदा करती है। विश्व में 139 देश इस श्रेणी में ऐसे आते हैं। दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट न्यूज है, आप इस बात से समझ सकते हैं। बहुत बार पूछा जा सकता है कि प्रतिकूल और अनुकूल लिंग अनुपात में क्या समानता थी या क्या अंतर है, किन्हीं 3 अंतर के बारे में चर्चा कीजिए। तो क्या होता है दोस्तों, आप इस पे चर्चा कर सकते हैं कि क्या 3, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़े दोस्तों अभी कि जिस भी देश में स्त्रियों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, स्त्रियों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, वहाँ स्त्रियां अधिक होने के पीछे क्या कारण है, तो क्या क्या कर पाती हैं दोस्तों, तो निश्चित रूप से वो अनुकूल होती हैं, यानी वहाँ पर सक्षम होती हैं, वो सारी स्त्रियां सक्षम होती हैं। और सक्षम तभी हो पाएंगी जब उन लोग के पास क्या होगा, स्त्री शिक्षा होगा, रोजगार होगा, उनके जीवन के विकास के अनुकूल दशाएं, मतलब दशाएं होंगी उनके प्रति, मतलब दशाएं का मतलब क्या है दोस्तों, कि उन लोग के अकॉर्डिंग काम होगा, उन लोग चाहेंगे, बाहर निकलेंगे, लोगों को जानेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, बहुत लोगों से मतलब बात करने पे भी आइडिया जो आता है, तो बाहर एक आइडिया आएगा उन लोग को। तो ये सब बाहर का देशों में है दोस्तों। और ये सब जो है लिंग अनुपात को क्या करता है, बढ़ावा देता है दोस्तों। ये लिंग अनुपात को और आगे ले जाता है। और ये सब जिस देश में है, कितना देश है दोस्तों, 139 देश। और ये 139 देश में ऐसा है दोस्तों जहाँ पर स्त्री सक्षम है, स्त्री अपने को लेकर एक्टिव है, स्वतंत्र है। तो ये सारा चीज़ वहीं पर हो सकता है, उसी को बोलते हैं, वहीं पर हो सकता है जो देश ये सब करता है, स्त्री को बढ़ाने के लिए नया नया योजना लाता है, सरकारी नीति लाता है। तो ये सब देश क्या है दोस्तों, आगे है। लेकिन 72 ऐसा देश है दोस्तों जहाँ पर लिंग अनुपात क्या है, प्रतिकूल है। और 100, यहाँ पर मैं थोड़ा आपको थोड़ा सा छोटा सा तुरंत डिफरेंस बता देता हूँ, आप थोड़ा कोरिलेट कर पाइएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं यहाँ बता देता हूँ डिफरेंस क्या है। डिफरेंस जो है दोस्तों, एक है प्रतिकूल, ठीक है, प्रतिकूल, और दूसरा क्या है दोस्तों, अनुकूल। अनुकूल। अब प्रतिकूल और अनुकूल में सबसे पहले क्या है दोस्तों, इसमें 72 देश ऐसा है जो प्रतिकूल में आते हैं, और 139 देश किस में आता है, अनुकूल में आता है। यहाँ पर भ्रूण हत्या, ठीक है, भ्रूण हत्या, स्त्री बच्चा को जो मार दिया जाता है दोस्तों, स्त्री भ्रूण हत्या हो गया। उसके बाद है दोस्तों दूसरा जो पॉइंट है इसमें क्या होता है, भ्रूण हत्या। यहाँ पर भ्रूण हत्या नहीं होती है। यहाँ पर स्त्री का क्या होता है दोस्तों, जो स्त्री है वो घरेलू हिंसा का शिकार होती है, और ये लोग क्या होती है, स्त्री जो है स्वतंत्र होती है। यहाँ पर स्त्री को उसके जो आज़ादी होता है, इसमें स्त्री को आज़ादी नहीं होता है, इसमें आज़ादी होता है। 3 हो गया दोस्तों। इसके अलावा क्या है कि वहाँ पर स्त्री अपने आपको स्वतंत्र फील नहीं करती इसमें, लेकिन इसमें आपको स्वतंत्र फील करती है, ठीक है। सरकारी योजनाएं वहाँ तक जन तक नहीं पहुँचता है। यहाँ पर औरत दबी रहती है, घर में रहती है, यहाँ पर वो बाहर निकलती है, नए लोगों से मिलती है, बहुत सारा बात। तो प्रतिकूल और अनुकूल में दोस्तों यही सब डिफरेंस है, ठीक है। आप जब पढ़िएगा आपको और अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों।
आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप चैनल को नए सब्सक्राइब कर दिए होंगे। आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो पुराने जितने भी देख रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े। ठीक है दोस्तों, जितना हो सके आप शेयर करते रहिएगा। अब हम लोग जो नया टॉपिक पढ़ेंगे, नया जो टॉपिक है वो है क्या दोस्तों, उम्र संरचना। उम्र संरचना क्या है दोस्तों, 15 से 59 वर्ष की आयु वर्ग की जनसंख्या को कार्यशील कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। यानी 15 से 59 के उम्र के बीच में जो होता है दोस्तों, वो उम्र को वर्क उम्र मतलब काम करने वाला उम्र कहते हैं, या उस उम्र के जनसंख्या को काम करने वाला जनसंख्या कहा जाता है, कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। जबकि 60 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या को वर्ग वृद्ध जनसंख्या की वृद्धि में आता है, और 60 साल के वाला जितना भी लोग है वो सीनियर सिटीजन में आता है। 15 से 59 वाले किस में आते हैं, वर्ग किसमें आते हैं, कार्यशील जनसंख्या में आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो हम लोग को बोलता है कि यदि इसमें से 0 से 14 आयु वर्ष के जनसंख्या को जोड़ दिया जाए तो वह आश्रित जनसंख्या कहलाता है, यानी वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन कहलाता है। यानी 0 से जो 14 साल है दोस्तों, वो कोई ना कोई बच्चा होगा, किसी न किसी पेरेंट्स पे डिपेंड रहेगा, और पेरेंट्स है तो ये 15 से 59 के बीच में आएंगे, तो ये काम करने वाले जनसंख्या आता है, ये डिपेंडेंट केस वाला जनसंख्या आता है, और इसके बाद वाला वृद्धि जनसंख्या आता है। वृद्ध मतलब सीनियर सिटीजन में आता है। ठीक है दोस्तों, इसी को बोलते हैं उम्र संरचना। हर तरह की उम्र की संरचना की गई है, उसे बहुत अच्छी तरीके से बताने का कोशिश किया गया है। ये एक संरचना हो गया, ये एक संरचना हो गया, और ये संरचना, ये 3 संरचना को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब जो हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, जो हम लोग का चैप्टर से रिलेटेड भी है, जनसंख्या संगठन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जनसंख्या संगठन क्या है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की उन विशेषताओं को प्रदर्शित करता है जिसमें आयु व लिंग का क्या है, विश्लेषण है। ठीक है, विश्लेषण, निवास स्थान, जनजाति, भाषा, धर्म, साक्षरता, व्यवसाय, विशेषता आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या है दोस्तों, विश्लेषण मतलब एनालिसिस किया जाता है, तो ये आधा 100 होगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर जनसंख्या संगठन किस पे डिपेंड करता है, किसकी चीज पे, तो सबसे पहले याद रखेंगे दोस्तों, निवास स्थान पे, जनजाति पे, भाषा पे, धर्म पे, साक्षरता शिक्षा पे, व्यवसाय पे, विशेषता पे आदि पे अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों, उसको हम लोग पढ़ने का कोशिश करेंगे कि इसमें अंतर्गत ग्रामीण नगरीय संगठन व उनकी विशेषता का भी अध्ययन किया जाता है, तथा इसके अंदर ये भी दिखाया जाता है कि कितने नगरीय है मतलब नगर में रहने वाले लोग हैं, और कितने ग्रामीण में, तो ये भी इसी के अंदर आता है दोस्तों, इसी एनालिसिस के अंदर आता है, जिसको हम लोग जनसंख्या संगठन कहते हैं। अब जो थर्ड पॉइंट है दोस्तों हम लोग का, वो थर्ड पॉइंट है किसी देश की भावी विकास, किसी देश का होने वाला विकास जो है वो किस पे डिपेंड करता है, योजनाओं के बनने तथा निश्चित कराने के जनसंख्या गठन का महत्वपूर्ण योगदान है। यानी कोई भी जो सरकारी हो या प्राइवेट हो, कोई भी योजना हो, उसको बनाना और उसको निश्चित तरह से उसको निश्चित कराने के लिए, उसको फिक्स कराने के लिए ये जनसंख्या संगठन का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब सर ये होगा तो यही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ठीक है, जैसे दोस्तों अगर हम बात करें, जैसा कि आज अभी हम लोग बात करें कि अभी मान लीजिए कोई एक मूवी हम लोग ले लेते हैं, कोई एक मूवी है दोस्तों, एक मूवी है। ठीक है, अब वो मूवी क्या होता है, देखने वाले पे डिपेंड करता है। अगर उस पर बहुत सारे लोग आते हैं देखने के लिए, बहुत सारे लोग देखने के लिए आते हैं, तो क्या होता है, उस मूवी को हम लोग क्या मानते हैं कि वो हिट हुई। क्यों, क्योंकि वो बहुत लोगों का मतलब बहुत लोग उसको देख रहे हैं। तो बोल सकते हैं ना हम लोग दोस्तों कि ये एक जनसंख्या का संगठन है, एक जनसंख्या उसको पूरी बहुत सारा जनसंख्या उसको देख रही है। वही एक दूसरी मूवी है दोस्तों, वही एक दूसरी मूवी है, उसको कोई नहीं देखता है, तो क्या कहलाएगा, जनसंख्या कहलाएगा,
नहीं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लॉप बोलते हैं। इसका मतलब है कोई भी मूवी को फ्लॉप कराने में या सुपर हिट कराने में सबसे बड़ा किसका हाथ रहता है दोस्तों, जनसंख्या का। अगर ज़्यादा जनसंख्या जाती है देखने के लिए तो क्या होता है, हिट हो जाती है, और अगर कम जनसंख्या देखने जाती है तो क्या हो जाता है, फ्लॉप हो जाता है। इसी तरह जनसंख्या कोई भी योजना को लागू कराने, देखिए कोई भी जनसंख्या को लागू कोई भी योजना को अगर लागू कराने के लिए, बेहतर बनाने के लिए जनसंख्या का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ठीक है, अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे दोस्तों वो है आयु लिंग संरचना। आयु लिंग संरचना, देखिए दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आयु लिंग संरचना क्या है। जनसंख्या की आयु लिंग संरचना का अभिप्राय विभिन्न आयु के वर्गों में स्त्रियों व पुरुषों की संख्या से है। ठीक है, पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या की आयु लिंग संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है। यानी क्या होता है दोस्तों, जनसंख्या की जो आयु है, आयु लिंग संरचना है, वो अलग अलग आयु को दर्शाने के लिए दिखाया जाता है, पिरामिड बनाया जाता है। पिरामिड क्या होता है दोस्तों, पिरामिड एक त्रिभुज आकार का होता है और इसका इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट अलग अलग वर्ग के आयु के लोगों को दर्शाने के लिए। मान लीजिए, मैं समझाने के लिए ले लेता हूँ कि मान लीजिए जो नीचे वाला पिरामिड है ये वृद्ध लोगों का है। ठीक है, यहाँ पर जो है सिर्फ वृद्ध लोग हैं। ठीक है दोस्तों, उसके ऊपर का जो पिरामिड होगा, वो किसके लिए होगा दोस्तों, वो 15 से 59 वाले या कार्यशील वाले व्यक्ति लोग का होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया होगा दोस्तों वो कार्यशील वाले व्यक्ति का होगा। और बाकी का ऊपर का जो पार्ट है दोस्तों, जैसे ऊपर का पार्ट हम ले लेते हैं, और जो ये ऊपर का पार्ट होगा दोस्तों, ये किसके लिए होगा, वो होगा दोस्तों 5 से 14 साल के बच्चों के लिए जो स्कूल जाते हैं या दूसरे पे निर्भर रहते हैं। ठीक है, और जो सबसे लास्ट पॉइंट है दोस्तों, सबसे ऊपर वाला जो है वो किसके लिए होगा दोस्तों, वो शिशु के लिए होगा, जो जन्म लिए हैं हाल फिलहाल में, उसके लिए होगा। तो इस टाइप से हम लोग क्या बनाते हैं दोस्तों, इस टाइप से हम लोग बनाते हैं पिरामिड। और इसी पिरामिड में दूसरे अलग अलग वर्ग के लोगों को दर्शाने के लिए, अलग अलग वर्ग के आयु को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जनसंख्या को दर्शाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बोलेंगे दोस्तों, मान लीजिए इसमें 100 जन रहते हैं, इसमें 200 रहते हैं, इसमें मान लीजिए 350 लोग रहते हैं, और सबसे लास्ट वाला में 500 लोग रहते हैं। तो ऐसे करके हम लोग जनसंख्या को भी दर्शा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि पिरामिड ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, पिरामिड इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि इससे आप समझ सकते हैं कि नीचे का वाला एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा लोग हैं, उससे थोड़ा कम है तो थोड़े कम होंगे, उससे भी कम है तो कम होंगे, सबसे ऊपर वाला सबसे कम तो सबसे कम जनसंख्या होगा। तो इसी तरह से हम लोग को पिरामिड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको हम लोग पढ़ते हैं, वो क्या है। अब देखिए हम लोग का दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है वो है, कलर चेंज कर लेता है दोस्तों, ये है आयु संरचना जनसंख्या के किन विशेषता को दर्शाती है। यानी आयु संरचना जो है ये किन विशेषता को दर्शाती है। चलिए हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट है, आयु संरचना विभिन्न आयु के वर्गों में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करता है। यानी आयु संरचना क्या होता है, अलग अलग उम्र के लोगों को दर्शाता है। ठीक है, इसी के आधार पर यह ज्ञात किया जा सकता है कि विभिन्न आयु के वर्गों में लोगों का कितना प्रतिशत है। यानी विभिन्न वर्गों में लोगों का कितना प्रतिशत, कितने प्रतिशत लोग हैं। अब जैसा मैंने पिरामिड बनाया था दोस्तों, मान लीजिए इस पिरामिड को 100% माना गया, उसमें से इसमें मान लीजिए 50 जन रहते हैं, तो 100 का 50% कितना होगा, यानी उतना ही होगा, 50% जितना होगा उतने लोग होंगे। तो इस टाइप से हम प्रतिशत में भी दर्शा सकते हैं, संख्या में भी दर्शा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को क्या बोलता है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है दोस्तों कि किसी जनसंख्या में 0 से 14 आयु के वर्ग की जनसंख्या अधिक है तो अधिक आश्रित तो जनसंख्या को अनुपात अधिक होगा। यानी जिसमें 0 से 14 वाला यदि अधिक है तो हम लोग क्या करेंगे, अधिक मानेंगे, तो उसका प्रतिशत भी क्या होगा, अधिक होगा, जिसके कारण आर्थिक विकास धीमा होता है। जिसके कारण क्या होता है दोस्तों, आर्थिक विकास
धीमा है। अब धीमा क्यों है दोस्तों आर्थिक विकास? क्योंकि ये क्या है, किसमें आते हैं, निर्भर जनसंख्या है दोस्तों, ये डिपेंडेंट वाले जनसंख्या है, ये कमाते नहीं, ये किसी पे निर्भर है। इसीलिए क्या होता है कि इसका जो विकास है वो बहुत ही धीमा होता है। ठीक है, आर्थिक जो विकास है यानी पैसे लेन आने का जो स्रोत है वो कम होता है। और देखिए दोस्तों बीच में आता है 15 से 59 वाला, अभी लोग बीच में आता है तो इन लोग का संख्या भी कोई बीच का ही होगा। ठीक है, और वृद्ध वाले जो है वो रिटायर है दोस्तों, वो भी बिना काम के हैं, मतलब वो अब कोई काम नहीं करते हैं तो आर्थिक रूप से वो अब मदद नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग समझ पा रहे होंगे कि क्या है, फिर भी मैंने पॉइंट बना दिया है जिससे आपको और समझने में आसानी हो। फिर से मैं बता देता हूं दोस्तों कि अगर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप वहां से क्लिक करके आशीष शॉर्ट्स टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला का पॉइंट पढ़ते हैं। अगला पॉइंट हम लोग का दोस्तों कि 15 से 59 वर्ष वाले की आयु की जनसंख्या आयु में अधिक जनसंख्या होने के कार्यशील अथवा अर्जक जनसंख्या अधिक होने की संभावना होती है। यानी अर्जक मतलब जो कमाने वाला होता है दोस्तों। ठीक है, तो 15 से 59 वर्ष की आयु में अधिक जनसंख्या होने का कार्यशील अथवा अर्जक जनसंख्या अधिक होने की संभावना होती है। मतलब इसमें जो अधिक जनसंख्या होगी दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करेंगे, अर्निंग करेंगे, कमाने की संभावना भी अधिक होगी, जो देश के संसाधनों के दोहन कराने में सहायता होती है। यानी देश के संसाधन को यूज करने में, उसका अलग अलग जगह ले जाने में और देश को बढ़ाने में इस जनसंख्या का बहुत बड़ा हाथ होता है। ठीक है दोस्तों, अब जो हम लोग का तीसरा पॉइंट है दोस्तों, वो तीसरा पॉइंट है 60 वर्ष के ऊपर की आयु की संरचना वर्ग में बढ़ती हुई जनसंख्या में वृद्धों की देखभाल अधिक व्यय होने के संकेत मिलता है। वही मतलब होता है दोस्तों खर्च। अब 60 साल का जो व्यक्ति हैं उन लोग का उम्र बढ़ जाने के कारण, उन लोग की जनसंख्या बढ़ जाने के कारण वो लोग अब रिटायर हो चुके हैं, अपना काम मतलब 60 साल के बाद तो सब रिटायरमेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो 60 साल के बाद क्या होता है दोस्तों, खर्च बढ़ जाता है, खर्च बढ़ता है लोगों का आय में थोड़ा सा तंगी आ जाता है, क्योंकि अब जो ये 60 साल वाले हैं ये काम तो नहीं कर सकते हैं, तो आर्थिक दिक्कत होने का सामना करना पड़ता है। तो क्या होता है दोस्तों, वृद्धों की देखभाल में अधिक व्यय होने के संकेत मिलते हैं। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि जनसंख्या के जनकीय निर्धारित के रूप में आयु संरचना का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए दोस्तों, अब 60 साल, इसीलिए इससे उपयुक्त जो डाटा है उससे पता चल रहा होगा कि हम लोग को क्यों जनसंख्या को पिरामिड रूप में रखना चाहिए तथा जनसंख्या का प्रतिशत निकालकर क्यों निकलना चाहिए, क्योंकि इससे हम लोग को पता चलेगा कि निर्भर जनसंख्या कितने है, डिपेंड जनसंख्या कितनी है, कितने वृद्ध जनसंख्या है और कितने कामकाजी जनसंख्या है। अगर कामकाजी ज़्यादा होता है दोस्तों तो देश में उन्नति होता है, और यदि वृद्ध वाला ज़्यादा होते हैं या फिर ऊपर वाले जो छोटे बच्चे 0 से 14 साल वाले ज़्यादा होते हैं तो आर्थिक तंगी होता है, और ये मतलब खर्च का ज़्यादा एक ये हो जाता है दोस्तों। ठीक है, खर्च का मतलब स्रोत होता है, खर्च ज़्यादा होने लगता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों वो है आयु लिंक असंतुलन के लिए उत्तरदायित्व कारण। अब आयु लिंक जो है वो असंतुलित है, अनबैलेंस है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है दोस्तों? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे दोस्तों तो बहुत सा ऐसा फैक्ट है तो आप मिस कर देंगे, और अगर आप स्किप करते हैं तो आगे का कुछ समझ में नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है दोस्तों असंतुलन होने का, वो पहला सबसे बड़ा, और ये हम लोग का दोस्तों लास्ट टॉपिक है, इसके बाद और ज़्यादा टॉपिक नहीं है दोस्तों। ठीक है, एक साक्षरता वाला है और एक आयु लिंक वाला है। ठीक है, तो हम लोग चलो ये पढ़ते हैं दोस्तों कि आयु लिंक संतुलन के लिए उत्तरदायी कारक क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले है जन्म दर और मृत्यु दर। ठीक है, तो विकासशील देशों में मृत्यु दर अधिक होने के कारण लिंग अनुपात में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। यानी विकासशील देश जो डेवलपिंग देश है दोस्तों, डेवलप कंट्री है, वो लोग जो है उसमें अगर मृत्यु दर ज़्यादा हो जाता है तो अनुपात में क्या होता है दोस्तों, असंतुलन हो जाता है। पुरुष जन्म स्त्री जन्म से अधिक हो जाता है, और पुरुषों का क्या होता है दोस्तों, पुरुषों का जो संख्या है वो ज़्यादा हो जाता है, स्त्री से ज़्यादा हो जाता है, और समाज में स्त्री का गौण समझा जाता है, और समाज में स्त्रियों को
गौण समझा जाने लगता है। अगर स्त्रियों को कम जनसंख्या रहेगा, पुरुषों को ज़्यादा जनसंख्या रहेगा, तो स्त्रियों पे दबाव पड़ेगा दोस्तों। स्त्रियों पे मतलब जैसे कि मैंने पहले भी बताया दोस्तों कि स्त्रियाँ जिस देश में कम होती है, उस देश में सबसे क्या होता है दोस्तों, स्त्री भ्रूण हत्या होता है, घरेलू हिंसा होता है, इत्यादि बहुत सारे चीज़ होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गौण समझा जाने लगेगा अगर स्त्रियों की जनसंख्या कम होगी तो पहला तो मृत्यु दर और जन्म दर और मृत्यु दर है दोस्तों। दूसरा है प्रवास। प्रवास के कारण भी उद्भव और गंतव्य दोनों में लिंग अनुपात प्रभावित होता है। रोजगार व शिक्षा के कारण पुरुष प्रवास अत्यधिक होता है। ठीक है दोस्तों, प्रवास का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह में बस जाना। अब एक जगह से दूसरी जगह में बस जाने से क्या होता है दोस्तों, इसमें भी जो आयु लिंक है उसमें भी क्या होता है दोस्तों, मतलब डिफरेंस आता है, संतुलित हो जाता है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा जो प्रवास करने वाले व्यक्ति हैं वो है पुरुष है दोस्तों। किसकी वजह से, शिक्षा के कारण पुरुष प्रवास अत्यधिक होता है। और शिक्षा के कारण मतलब शिक्षा, रोजगार व शिक्षा, कोई व्यक्ति कहीं पढ़ने के लिए चल गया तो एज में डिफरेंस आता है, संतुलन आता है दोस्तों। या फिर कोई नौकरी लेने के लिए कहीं बाहर चल गया है, सही टाइम पे शादी नहीं हुआ है, उसके कारण क्या होता है दोस्तों, आयु लिंक के असंतुलन आता है। तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों, वो पॉइंट है ग्रामीण एवं नगरीय जीवन। गांव के लोग रोजगार व सुविधा के कारण नगरों से जाकर बच जाते हैं। ठीक है, जिसमें नगरीय जीवन में लिंग अनुपात का अंतर आ जाता है। अब क्या होता है दोस्तों कि बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे पुरुष हैं जो गांव से निकलकर शहर में बस जाते हैं, जिसके कारण भी बहुत सारा क्या होता है, लिंग अनुपात में अंतर आता है। अब बहुत लोगों को मन में आ रहा होगा दोस्तों कि सर इससे अंतर कैसे आता है। तो देख लीजिए दोस्तों, मान लीजिए कोई एक गांव का आदमी है, वो जाके शहर में जाके बैठ गया। ठीक है, अब वो कमा रहा है, उसके सही टाइम पे अगर शादी नहीं दिया गया तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों, आयु में दिक्कत आएगी। आयु में दिक्कत आने के कारण जब उसको बच्चा होगा तो उसमें क्या होगा, लिंग अनुपात का दिक्कत रहेगा। कैसे कि मान लीजिए जो लेडी होगी दोस्तों, उसका उम्र ज़्यादा होने के कारण वो हो सके बच्चा को ठीक से जन्म ना दे सके, या बच्चा अगर जन्म दे तो बहुत लोग चाहते हैं कि 2 से अधिक बच्चा ना हो। और दोनों में मान लीजिए कि दोनों को किसी को लड़की हो जाता है तो वो लड़का का चाह रखता है दोस्तों। यह मैं अपना नहीं दोस्तों, समाज का बात बता रहा हूँ। ऐसा होता है दोस्तों, जिसके कारण क्या होती है, लेडीज को क्या बच्चा पैदा करने का मशीन बना दिया जाता है। और ये ज़्यादातर हमारे इधर के एशियाई देशों में होता है। ठीक है दोस्तों, जिसके कारण क्या होता है, जो लोग ग्रामीण में जो शहर में जाके बच जाते हैं रोजगार की सुविधा के कारण, तो वो लोग भी क्या होता है, ये अनुपात को, आयु लिंग अनुपात को बढ़ावा होता है, इससे भी बढ़ावा होता है। और जो शहर के लोगों का जो लिंग अनुपात है वो बिगड़ जाता है। ठीक है, और एक पॉइंट है दोस्तों, आयु लिंग अनुसंतुलित होने का सबसे बड़ा कारण है सामाजिक आर्थिक स्थिति। अब किसी का सामाजिक आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो भी होता है, तो पहले पढ़ लेते हैं। जिन देशों में स्त्रियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति दयनीय है, मतलब खराब है, तो वहाँ भी स्त्रियों की संख्या प्रत्येक आयु वर्ग में पुरुषों की तुलना में कम होती है। अब जहाँ पर स्त्रियों की आय पुरुषों से कम है, वहाँ पर भी क्या होता है दोस्तों, वहाँ पर भी जो स्त्री होगी उसका भी जनसंख्या क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों साक्षरता के दर पे, यानी पढ़ाई लिखाई के दर पे, मतलब पढ़े लिखे होने के दर पे क्या होता है। साक्षरता के दर पे अगर बात करें तो साक्षरता दर किसी भी देश की जनसंख्या का गुणात्मक पहलू है। गुणात्मक मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही मतलब गुण वाला, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अगर किसी देश में पढ़ा लिखा इंसान है तो, और किसी भी देश का साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके सामाजिक और आर्थिक विकास का सूचक होता है। सूचक मतलब अगर किसी देश में पढ़ा लिखा यदि ज़्यादा जनसंख्या दोस्तों, तो वो देश का क्या होता है, विकास होने में बहुत मदद होता है। सूचक होता है मतलब एक तरह का विकास होने में बहुत मदद होता है। फॉर एग्जाम्पल में समझते हैं दोस्तों, बिहार क्या है, सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य में आता है। तो देखिए बिहार में क्या है दोस्तों, वहाँ पर उतना उन्नति नहीं है, लोग आज भी खेती पे डिपेंड करते हैं, वहाँ आज भी बाढ़ आता है, अधिक से ज़्यादा सबसे ज़्यादा बेरोजगारी वहीं पर है। वही बात करें अगर दोस्तों केरला का, तो 94% लोग वहाँ पढ़े लिखे हैं। तो वहाँ के लोग उन्नति करते हैं, दिन प्रतिदिन अपने आप को
उन्नत समझते हैं, वहाँ पॉल्यूशन बहुत कम है दोस्तों, और लोग समझदार हैं, लोग मतलब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो वहाँ भी क्या होता है, बहुत मायने रहता है दोस्तों साक्षरता का। ठीक है, साक्षरता दर पे प्रभाव होने वाला, वही मैं बता रहा था दोस्तों अभी कि साक्षरता जो होता है उसका प्रभाव क्या क्या है, उससे प्रभाव से क्या क्या होने के ये है फैक्ट है, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो पढ़ा लिखा है तो उससे होने वाले क्या क्या फायदे हैं, प्रभावित होने वाले कारक। आर्थिक विकास का स्तर, आर्थिक विकास का स्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में साक्षरता की निम्न दर तथा उन्नत नगरीय अर्थव्यवस्था वाले देश से उच्च साक्षरता पाई जाती है। यानी जहाँ पर अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, यानी थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ पर साक्षरता का दर जो होगा वो क्या होगा, निम्न होगा, बहुत ही कम होगा। वहीं पर नगर में अर्थव्यवस्था वाले देश जो है, बड़े शहर के लोग जो है पढ़े लिखे हैं, तो वहाँ पर साक्षरता का दर क्या होता है, ज़्यादा होता है दोस्तों, उच्च होता है। यानी कम पढ़े लिखे लोग जो है वहाँ पर साक्षरता का दर कम होता है और शहर में साक्षरता का दर ज़्यादा होता है। ठीक है, अब दूसरा बात है दोस्तों नगरीकरण। जिस प्रदेशों में जनसंख्या का अधिकांश भाग नगरों के निवास करता है वहाँ साक्षरता दर क्या पाई जाती है, ऊंची है। और जैसे यूरोप के देश, लेकिन जिन देशों में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है वहाँ साक्षरता दर क्या होती है, निम्न होती है। यानी नगरीकरण, नगरीकरण होना भी बहुत बड़ा मायने रखता है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल में अगर बात करें कि मान लीजिए हम लोग कोई एक गाँव में रहते हैं, तो वहाँ हम लोग का क्या हो सकता है, सिटी कॉलेज नहीं मिलता है, मतलब अच्छा कॉलेज नहीं होता है, मतलब सुविधा नाम पे नाम मात्र सुविधा होता है, काम चलाओ सुविधा होता है। वहीं शहर में अपने सुविधा के अनुसार लोग एडमिशन लेते हैं, पढ़ाई करते हैं और अपने आप को सफलता की चोटी पर चढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो साक्षरता का दर ज़्यादा शहर में होता है, उसका सबसे बड़ा कारण ये क्या है कि लोग अपने अकॉर्डिंग वहाँ काम करते हैं। लेकिन गाँव में क्या है दोस्तों, शिक्षा का जो व्यवस्था है बहुत निम्न है, जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है, साक्षरता दर भी कम होती है। अब देखिए दोस्तों महिला एवं सामाजिक स्थिति, जो कि हम लोग का सब वेरी लास्ट पॉइंट है दोस्तों। आशा करते हैं कि आपको समझ में आता होगा दोस्तों। लास्ट पॉइंट पढ़ने से पहले अगर अब भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं एक टैग लगा दूंगा दोस्तों, उसमें आप देख पाएंगे कि बहुत कम लोगों ने सब्सक्राइब किया है, बल्कि कुछ 28-29% लोगों ने ही सब्सक्राइब किया है और 68% लोग जो है अनसब्सक्राइब्ड है, वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं दोस्तों। ठीक है, आप सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये कम्प्लीटली फ्री क्लास है दोस्तों। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ चाहिए तो आप आशीष शॉर्ट्स के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों लास्ट पॉइंट को पढ़ते हैं हम लोग। अब लास्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, लास्ट पॉइंट बोलता है महिलाओं की सामाजिक स्थिति। जो महिलाओं की सामाजिक स्थिति है दोस्तों वो कैसी है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में महिलाओं की स्थिति गौण है, मतलब ना के बराबर उन लोग का लाइफ जो है एकदम गिनती है। गौण है मतलब सोचिए दोस्तों कि एकदम खराब है, बहुत ही दैन्य है। क्यों, क्योंकि वो कृषि पे निर्भर करती है, उन लोग का जीवन यापन जो हो रहा है कृषि पे हो रहा है। लेकिन इसलिए महिला का साक्षरता दर क्या पाया जाता है, निम्न पाया जाता है। वहीं जबकि औद्योगिक अर्थव्यवस्था वाले देश में महिलाओं की साक्षरता उच्च होती है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों महिला भी अगर पढ़ी लिखी होती है तो उसका जो शिक्षा का दर होता है, साक्षरता दर होता है, बहुत ही ऊपर होता है। वहीं जो गांव की महिला होती है उन लोगों का साक्षरता दर निम्न होता है। तो यही था दोस्तों हम लोग का 3rd चैप्टर, जिसका नाम था जनसंख्या संगठन। बहुत ही अच्छी तरह से मैंने समझाने का कोशिश किया है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। इसी के साथ साथ मैं आशा करता हूं कि आप इसको समझ पा रहे होंगे, सब्सक्राइब किए होंगे और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे दोस्तों। थैंक यू हम लोग से जुड़ने के लिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।